हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है एक्चुअली नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके 60 इयर्स इस साल कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी जो बर्थ एनिवर्सरी रही हमारे ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू की, वो बेसिकली मार्क करते हैं 60th एनिवर्सरी ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। और ये प्रॉम्प्ट करते हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो लेगेसी रही है पर्टिकुलरली नैम या नॉन अलाइन मूवमेंट को लेके किस तरीके से फॉर्म हुआ, कैसे बेसिकली वर्क करता है, कितना सक्सेसफुल रहा और क्या इसके फेलियर्स रहे और क्या इसका फ्यूचर बेसिकली हमें दिखाई देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा नॉन अलाइनिंग, मतलब आप किसी के साथ नहीं होंगे, आप इंडिपेंडेंट अपनी थॉट प्रोसेस रखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज रहेंगे। ना ही तो आप इस कंट्री के साथ अलाइंड होंगे, ना ही आप दूसरी कंट्री के साथ अलाइंड होंगे। आप सिर्फ अपने एक तरीके से मतलब से बेसिकली मतलब रखेंगे। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है नॉन अलाइनमेंट का, इसको आप ट्रेस कर सकते हैं जो कांग्रेस ऑफ वियना 1814 और 15 के आसपास कन्वीन हुई। और उस वक्त स्विट्जरलैंड की जो न्यूट्रलिटी थी उसको सभी कंट्रीज ने बेसिकली काफी प्रेज किया कि ये कंट्री जब बाकी कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही ये किसी की बेसिकली साइड लेते हैं। ये कहते हैं लड़ाई हमसे रिलेटेड नहीं है, अगर हम किसी की साइड लेंगे तो हम भी इस वॉर, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली एक पार्ट बन जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। हमारा फोकस होगा कि हम नॉन अलाइन रहकर अपने डेवलपमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे, पीस एंड हार्मनी पे बेसिकली फोकस करेंगे। सबसे पहले समझा जाए कि नॉन अलाइन मूवमेंट या एनएएम एक्चुअली है क्या। एनएएम एक इंटरनेशनल फोरम है और रफली कितनी कंट्रीज इसका पार्ट होंगी? 120 प्लस डेवलपिंग कंट्रीज। और इनका आइडिया यही है कि जो मेजर पावर ब्लॉक्स हैं, जैसे उस वक्त एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ यूएसएसआर या रशिया हुआ करते थे, हम किसी मेजर पावर ब्लॉक की तरफ अलाइंड या साइड बेसिकली नहीं लेंगे। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया होगा? 1961। कहां पर? बेलग्रेड, फॉर्मर यूगोस्लाविया। और किस किस की, कौन कौन इसके बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स हुए? इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमाल अब्देल नासर और प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो। यह बेसिकली स्टैब्लिश किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस हुई। कई सारे जो पुअर कंट्रीज हैं एशिया के, अफ्रीका के, जो वो इंडिपेंडेंट हुए अपने कॉलोनियल मास्टर से, तो उनके सामने एक बड़ी डिफिकल्ट चॉइस हुई, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वो उनकी तरफ अलाइंड हो, वहीं रशिया कोशिश कर रहा था कि वो रशियन ब्लॉक की तरफ अलाइंड हो। तो इन कंट्रीज को लगा कि इतने सेंचुरीज के बाद तो हम इंडिपेंडेंट हो पाए हैं, हम अगर किसी एक पावर ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो किसी ना तरीके से ये जो कन्फ्रंट्रेशन चल रही है रिच कंट्रीज के बीच में, एडवांस कंट्रीज के बीच में, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, हम भी इसका पार्ट जाने अनजाने में बन ही जाएंगे। और जिसके वजह से जो हमारे इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सॉवरेनिटी है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि जिस भी ब्लॉक के साथ हम अलाइंड होंगे उस ब्लॉक की आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें चीजों को आगे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो दो पावर ब्लॉक्स हैं यूएस एंड सोवियत यूनियन, इनके साथ ना जाके, ना ही कोई ट्रीटी जैसे कि नेटो की ट्रीटी हो या वार्सो पैक्ट हो, नेटो बेसिकली साइन करवाई यूएसए ने और वार्सो पैक्ट किसने? सोवियत यूनियन ने। हम ऐसा कोई पैक्ट किसी पावर ब्लॉक के साथ साइन नहीं करेंगे। हम बेसिकली इंश्योर करेंगे कि हमारा आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, बिना किसी फॉर्मल अलायंस के। जब कोलोनियलिज्म कोलैप्स हुआ और कोल्ड वॉर बेसिकली स्टार्ट हुआ, तो जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें ज्यादातर पुअर कंट्रीज डिसाइड करते हैं, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करेंगे। तो ग्लोबल साउथ को इस चीज या इस जरूरत को महसूस हुआ कि हमको बिना किसी की तरफ लिए, बिना किसी ब्लॉक को ज्वाइन किए, अपनी खुद की म्यूचुअल कॉपरेशन की पॉलिसीज को डिवाइस करना होगा। और जब इन कंट्रीज ने इन किसी भी ब्लॉक को, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो इन कंट्रीज को कहा जाने लगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे। मैंने रफली 10 साल फॉरेन में जॉब किया अलग अलग कंट्रीज में, तो ये थर्ड वर्ल्ड जो टर्म है यह आपको बाहर फॉरेन में बहुत सुनाई देगी, खासतौर से जब बेसिकली ब्रिटिशर्स हो या अमेरिकन हो, ये रेफर करेंगे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं या बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये टर्म कॉइन हुई इसी पीरियड में, कोल्ड वॉर एरा में। उनको लगा कि दो वर्ड हैं, एक जो यूएस के साथ हैं, दूसरा जो यूएसएसआर के साथ हैं, और जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है वो हो गया थर्ड वर्ल्ड।
तो आपको समझ में आ गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री किस तरीके से टर्म को कॉइन किया गया। फंक्शन कैसे करता है नाम? क्या नाम की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है? नहीं, नाम की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना ही इसकी कोई फॉर्मल हायरार्की है। ये रोटेशनल बेसिस पे नॉन हायरार्किकल रूप से बेसिकली वर्क करता है। जो डिसीजंस लेते हैं नाम के मेंबर से कंसेंसस से लेते हैं, साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि ये जो डिसीजंस हो ये सब्सटेंशियल एग्रीमेंट के बाद लिए जाएं। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं क्या ये बाइंडिंग होते हैं मेंबर कंट्रीज पे? नहीं। इसके कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है, कहां लोकेटेड है? यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क सिटी में। नाम हर 3 साल में एक बार बेसिकली मिलता है थ्रू नेम समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट, और उसमें एक चेयर बेसिकली चूज की जाती है जो 3 साल के लिए होल्ड की जाती है। हर मेंबर को इक्वल वेटेज होता है। अभी कौन चेयरपर्सन है नेम के? अभी है इल्हाम अलीयेव, द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। और जब आईएएस बेसिकली ज्वाइन करने से पहले मेरी लास्ट पोस्टिंग अजरबैजान में थी, तो प्रेसिडेंट अलीयेव से कई बार वहां पर ऑयल डिस्कशंस के दौरान मिलना हुआ करता था, जो 2022 तक बेसिकली इस चेयर को होल्ड करेंगे। अच्छा, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? 120 से भी ज्यादा इसमें कंट्रीज हैं। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, और जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार, अफगानिस्तान है, ये भी नेम के इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं। चाइना ऑब्जर्वर का बेसिकली स्टेटस है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न सहारा और साउथ सुडान, वो भी सारे, इनको छोड़कर वो भी सारे नेम का बेसिकली पार्ट है। अमेरिकाज में भी साउथ और सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं, वो भी नेम का पार्ट है। यूरोपियन कंट्रीज में अजरबैजान एंड बेलारूस भी नेम का बेसिकली पार्ट है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, अफ्रीकन यूनियन हो, अरब लीग हो, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो, जिनको ऑब्जर्वर का बेसिकली स्टेटस दिया जाता है नेम की मीटिंग्स में। और यूनाइटेड नेशंस के अलावा अगर हम देख लें तो नेम इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। महात्मा गांधी, जिनको इंडियन इंडिपेंडेंस का बेसिकली आइकन माना जाता है, जो कि नॉन वायलेंट सॉल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे, और जिन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि हमको किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, और उसको फॉलो किया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, और ये जो कश्मकश चल रही है कि या तो आप अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करिए, आप रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करिए, इन बेसिकली दोनों के बीच में पिसने से कैसे बचा जाए, कई कंट्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को फ्लोट किया। तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, या उनकी लीडरशिप में, जब पहली बार हम लोगों ने ज्वाइन किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को 1961 में, तो उस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा बेसिकली कीन नहीं था। लेकिन यूगोस्लाविया और इजिप्ट ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, और जो फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस रही नॉन अलाइन मूवमेंट की 1961, उसमें इवेंचुअली इंडिया ने भी फाउंडिंग मेंबर की तरह इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च करने में मेजर बेसिकली रोल प्ले किया। लेकिन उसके बाद इंडिया को समझ में आया कि ये जो कोएलिशन है, ये पूरा जो मूवमेंट है नॉन अलाइन नेशंस का, ये एक्चुअली इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो अभी अभी फ्री हुआ है, जिसको अपने खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करना है, जिनको बेवजह की लड़ाई का पार्ट नहीं बनना है, जिसको अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, अपनी खुद की पहचान आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, उसके लिए उस वक्त शायद सर्वाइवल का सबसे अच्छा मैकेनिज्म होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को देख लें कि नॉन अलाइन का मतलब आप किसी की तरफ बेसिकली अलाइन नहीं है, इसका मतलब जो आपने खुद ने भी ग्रुप बनाया है नेम का, उसमें भी आप एक दूसरे की तरफ अलाइंड नहीं होंगे। और सच्चाई देखिए, जब एक्चुअली इंडिया का वॉर हुआ चाइना के साथ, तो इतना बड़ा ब्लॉक नेम का साइप्रस और इथोपिया के अलावा इंडिया को किसी और कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब ना ही तो वो अमेरिकन ब्लॉक के साथ, ना ही वो रशियन ब्लॉक के साथ, और ना ही वो आपस में जो नेम बेसिकली पूरा मूवमेंट बना है उसके खुद के मेंबर कंट्रीज के साथ। तो इस वजह से नेम को कई चीजों में सक्सेसफुल देखा जाता है कि इस मूवमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए कंट्रीज, जो बेसिकली पुअर कंट्रीज थे, खासतौर से ग्लोबल साउथ के, एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, इन्होंने बेवजह अपने आप को इन लड़ाइयों में पार्ट लेने से बचा लिया, अपनी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को डेवलप किया, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहे या नॉन अलाइंड रहे, वो दोनों तरफ से बेसिकली सपोर्ट पा सके। अगर आप अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करते तो रशिया आपको सपोर्ट नहीं करता, रशियन ब्लॉक को सपोर्ट करते तो अमेरिकन ब्लॉक सपोर्ट नहीं करता। इन कंट्रीज ने बड़ा स्मार्टली, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था, दोनों कंट्रीज से जिस तरह का सपोर्ट मिल सकता था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो अमेरिकन सपोर्ट मिला, उसके बाद रशिया तो लगातार हमारा सपोर्ट करता ही रहा है। तो ऐसा लगता है
अच्छी शुरुआत हुई, उस वक्त का जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से बहुत फीजिबल कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में अगर आप इसको असेस करें कि ओवरऑल नैम को आप कैसे असेस करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, तो इसको एक फेलियर के रूप में ज्यादा देखा जाता है। और फेलियर्स क्योंकि जो कलेक्टिव एक्शन है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस है, या फिर इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑर्डर है, उसमें किसी भी चीज में नैम बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं कर पाया। मतलब इन सारी चीजों को, चाहे आप इंटरनेशनल फोरम्स देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज आप देख लीजिए, इंटरनेशनल वॉर्स आप देख लीजिए, या WTO देख लीजिए, या बाकी नेगोशिएशंस उनको देख लीजिए, आपको बहुत कम सुनाई देगा कि नैम एज ए ब्लॉक ने किसी तरह का कोई बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उसमें दिया हो। तो ऐसा लगता है कि जब तक हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो अलाइव थे, तब तक इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल रहा। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर रहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया कि इस तरीके से नॉन अलाइंड रहकर शायद हम सर्वाइव आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे चीजें इन्वॉल्व होती रही। आज की अगर आप मुझसे टर्म देखें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है, रशिया है, एशियन कंट्रीज आर ऑन देयर ओन राइज, यूरोप इज अनदर मेजर पावर स्टिल। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में सेमी अलाइनमेंट का रुख अब लेटेस्ट दिखाई देता है। वो आप देख लीजिए, नेटो एग्जिस्टेंट है लेकिन क्वाड बेसिकली फॉर्म हो रहा है। वहीं क्लाइमेट चेंज में डेवलप्ड कंट्रीज का अलग ब्लॉक, डेवलपिंग कंट्रीज का अपना ब्लॉक। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेके कई बार लगातार अब डिबेट निकलकर सामने आती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक या चाइना को काउंटर करने के लिए अलग टाइप का अलाइनमेंट आपको अब दिखाई देता है। तो क्या नैम इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी शायद इतना अचीव नहीं कर पाया जितना एक्चुअली इसकी पोटेंशियल थी? तो ऐसा नहीं है। और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लीग ऑफ नेशंस को आप देख लीजिए, वो इनएक्टिव बेसिकली रहा ऑलमोस्ट 7 इयर्स के लिए। फाइनली 1946 में इसको फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस के तौर पे बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया। सिमिलरली आप कॉमनवेल्थ को देख लीजिए कि कॉमनवेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रिटिशर्स की जो ओल्ड कॉलोनीज थी उनको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस में रखने के लिए कॉमनवेल्थ को बनाया गया, और ब्रिटिश जब तक इसको अपने बेनिफिट में बेसिकली पाएंगे तब तक शायद कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट चलता रहे, लेकिन उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट सा होता जा रहा है। वही अगर आप ब्रिक्स की बात देख लीजिए, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट आप हमारे ब्रिक्स के लेक्चर में भी देखेंगे ब्रिक्स का दिखाई नहीं देता है। और इस वजह से, क्योंकि इसके दो जो मेजर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंडिया और चाइना, उनमें आपस में लगातार कई चीजों को लेकर लगातार कंफ्लिक्ट सिचुएशन बनी है। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूटिंग बेसिकली कंट्रीज है उन्हीं में आपस में एक मत नहीं है, या एक रूपता नहीं है, या उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज या अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पूरा ब्लॉक सक्सेसफुल होगा? सिमिलरली अगर आप सार्क की देख लें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिस पे भी हमने एक डिटेल लेक्चर डिलीवर किया है, तो सार्क का भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेजर अचीव नहीं कर पाए, साथ में अभी तो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट सा हो गया है। लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट एक अच्छी शुरुआत रही, उस वक्त के एनवायरमेंट के हिसाब से काफी कुछ अचीव भी कर पाए, क्योंकि हम दोनों ब्लॉक से आइसोलेटेड हो पाए, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को, थॉट प्रोसेस को, सॉवरेनिटी को डेवलप कर पाए, दोनों ब्लॉक्स दोनों तरफ से बेनिफिट उठा पाए। उसके बाद जब ऐसी जरूरत महसूस हुई कि शायद अब नॉन अलाइनमेंट प्रैक्टिकल नहीं रह गया है, तो बाकी कंट्रीज की तरह या इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की तरह हमने भी साइड्स चेंज की, और अब ऐसा लगता है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर एक मेजर अलाइनमेंट शिफ्ट के थ्रू गुजर रहा है। जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल अलाइज थे रशिया, अब वो शायद चाइना के ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, पाकिस्तान के हो सकता है क्लोज हो रहे हों, हम जो पहले रशिया के ज्यादा क्लोज थे अब हो सकता है अपनी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स की वजह से या ट्रेड नीड्स की वजह से, स्ट्रेटेजिक नीड्स की वजह से हम शायद हो सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका और यूरोप के ज्यादा करीब हो रहे हों। ऑस्ट्रेलिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है, जापान अपने आप में एक अलग पावर की तरह इमर्ज होना शुरू हो चुका है। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत।